हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ क्लास 10th से त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। वास्तव में देखो, हम इसका यूज कहाँ करते हैं। हमने त्रिकोणमिति पढ़ लिया, तो जब हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे तो बच्चों के मन में एक सवाल रहता था कि सर हम इस त्रिकोणमिति का यूज कहाँ करेंगे। हम इसको पढ़ तो रहे हैं, जैसे किसी भी चीज़ को आप पढ़ते हो तो आपके अंदर एक लगन बनती है, तो सर हम इसको पढ़ रहे हैं तो ये हमारे दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में इसका यूज क्या होगा। तो जैसे बालक मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई मीनार दिखे, कुतुब मीनार ले लो या बुर्ज खलीफा देख लो, दुबई का है बुर्ज खलीफा, जिसकी हमें ऊंचाई बतानी है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई निकालनी हो, या समुद्र की गहराई पता करनी हो, कुआं है कोई तालाब है जिसके में गहराई पता करनी हो, या नदी की चौड़ाई पता करनी हो, या कोई जहाज है जिसके हमें प्रकाश स्तंभ से दूरी पता करनी हो, इन सब चीजों को बेटा हम सिंपल माप करके तो नहीं निकाल पाएंगे। आपको अभी इंची टेप दे दिया जाए, बोला जाए कि आप चलो बुर्ज खलीफा की लंबाई नापो, बोलोगे अरे सर जी इतना ऊंचा कैसे नापेंगे, तो नाप पाओगे क्या? नहीं नाप पाओगे यार। बट हम त्रिकोणमिति की सहायता से, त्रिकोणमिति के एप्लीकेशन से इनको क्या करते हैं, इजीली फाइंड कर लेते हैं। कैसे? तो आपने जब त्रिकोणमिति पढ़ा था तो उसमें एक बेसिक चीज पढ़ी थी कि त्रिकोणमिति जो होगी वो राइट एंगल ट्रायंगल पर ही अप्लाई होती है, यानी कि समकोण त्रिभुज पर अप्लाई होगी। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें कोई पोल है, किसी पोल की हाइट पता करनी है, तो हम क्या करेंगे, उस पोल की हाइट को ना हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में डिजाइन कर लेंगे। पोल की हाइट निकालनी है, उस हाइट के करस्पॉन्डिंग, जैसे पोल की हो गई आपकी दो साइड्स मिल गई, मतलब आप ट्रायंगल में जानते हो ट्रायंगल में तीन साइड होंगी, एक तो आपका क्या होगा हाइपोटेनस, टेन्यूस मतलब कर्ण होगा, एक आधार होगा, एक लंब होगा, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। अगर इन तीनों चीज में से हमें कोई एक साइड दे दिया जाए और एंगल पता हो जाए, तो बाकी त्रिकोणमिति जो भी आपके राइट एंगल ट्रायंगल हैं उनके हम सारे भी एलिमेंट को निकाल लेंगे। मतलब उस राइट एंगल ट्रायंगल में जितने भी मेंबर्स हैं, यानी कि एक समकोण त्रिभुज के जितने भी सदस्य होते हैं, उन सब की हम माप को निकाल सकते हैं अगर हमें कोई एक कोण और कोई एक भुजा दे दिया जाए। तो चलिए कुछ बेसिक बात समझते हैं। सपोज आप जो त्रिकोणमिति का एप्लीकेशन पढ़ते हो वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अप्लाई होगा, तो हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ए हो गया आपका, ए हो गया ए, इनका नाम देते हैं बी, इनका नाम क्या हो गया सी, बी आपका क्या है 90 डिग्री। सपोज आपको ए एंगल दे दिया जाए थीटा, एंगल दे दिया जाए थीटा, और ये हो गया आपकी पोल की हाइट, मान लेते हैं बुर्ज खलीफा है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई हमें निकालनी है। तो भाई कैसे निकालेंगे, अगर इसके करस्पॉन्डिंग हमें चाहे इसकी लेंथ पता हो या इसकी लेंथ पता हो, तो हमने एक चीज पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात की सहायता से हम क्या करेंगे, हाइट निकाल लेंगे। सर ये त्रिकोणमिति अनुपात क्या है, 10th आप जो चैप्टर 8 पढ़े थे आप, तो देखो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको चैप्टर नंबर 8 अच्छे तरीके से आपको रिकॉल करना चाहिए, मतलब अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता नहीं होंगे हम इसके एप्लीकेशन को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब आप बताओ यार, जैसे किसी चीज कोई फार्मूला आपको पता नहीं है, ठीक है, और आपको उसका क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो विदाउट ट्रिग्नोमेट्री सीखे हम इसका एप्लीकेशन कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन डरने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, कुछ आपको बेसिक्स फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। चलिए जानते हैं। जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको पता है कि एक जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें 6 मेंबर्स होते हैं, मतलब 6 मेंबर्स होंगे, 6 सदस्य होते हैं। सर हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है तो बताओ ना, आपको दिखाई दे रहा है इसमें 6 सदस्य? बोलोगे सर जी इसमें तो हमको एक को सदस्य नहीं दिखाई दे रहा, गुरुजी 6 सदस्य घुसा रहे कहां से? तो देखो भैया 1 2 3, 3 तो क्या हो गया आपका कोण, और 1 2 3 भुजा, 3 भुजा 3 कोण, मिलके कितने हो गए टोटल 6 सदस्य। हाँ 6 अंगुली निकली ना, हाँ ठीक ठीक, 3 भुजा और 3 कोण, बात समझ में आ गया। अब 6 सदस्य हैं, 3 का नाम तो होगा, देखो
ए हो गए दादाजी 90 साल के, चल बसने वाले हैं, आजकल में निकल जाएंगे। ए 90 साल के हो गए, बचे ए दोनों। अगर थोड़ा आपको बेसिक बताएं तो आप जानिए, जैसे कि अभी इनका नाम हम हटा देते हैं, यहाँ से ए थीटा हटा देते हैं, अभी इनका कोई रोल यहाँ पे नहीं है। देखो हम सबसे पहले कोण की बात कर लें तो एक जो समकोण है ना, उसमें कितने होते हैं आपके 6 सदस्य होंगे। जैसे कि हमारे फैमिली मेंबर्स में 6 सदस्य, जैसे चाचा जी हो गए, पापा जी हो गए, बड़े पापा हो गए, भाई हो गए, बहन हो गए, 6 सदस्य हैं। तो यार उनका कोई किसी ना किसी का, हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई नाम होता है, नाम होता है ना। जैसे कि मान लेते नाम नहीं, अभी आप मान लीजिए आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, मैं कहूँ ए बच्चा इधर आना, अरे बाबू तुम्ही को बुला रहे हैं, इधर आओ यार। तो तुम कहोगे गुरुजी हम, अरे सर हमको बुला रहे हैं आप, ऐसा बोलोगे ना? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे। अगर मैं कहूँ पिंकू बेटा इधर आओ, तो पिंकू जो होंगे खड़े हो जाएंगे, सर हमको बुला रहे हैं। हाँ सर बताइए क्या हुआ। तो नाम होता है संबोधित करने के लिए। अभी मैं कहूं कि जैसे 1 2 3 कोण है ना, मैं बुलाऊं बेटा तुम कोण इधर आओ, अबे कौन सा आएगा? कहेगा गुरुजी हम आए कि हम आए कि हम आए। तो सबका एक नाम होगा यार, बिना नाम के ना, नाम एक सब्जी में नमक है समझ लो, नाम नहीं पता तो कुछ नहीं पता। तो चलिए यहां पे देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज में 6 सदस्य, अब इनका नामकरण करते हैं। तो ए तो हो गया 90 डिग्री, ये दादाजी हैं, बुढ़े हो चुके हैं, कल या परसों में ढनक जाएंगे, ज्यादा इन पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, जो 2 बचे हैं ना इन पर देखना है। अब आगे समझते हैं यार, बात क्या आई, जैसे कि समझ लो कि घर में एक मुखिया होते हैं। मुखिया कौन थे? दादाजी मुखिया थे भाई, 90 साल के दादाजी मुखिया थे। दादाजी के घर में बहुत चलती थी, जो कह देते थे ऐसा होगा तो वैसे होगा, उसमें चेंज नहीं होगा। बट दादाजी अब बुढ़े हो गए, तो अपना सारा कारोबार किसको देंगे? अपने बेटे को देंगे। अब ए इनके 2 मतलब 2 इनके बेटे हो गए, ए और सी, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, 2 बेटे हैं। कह रहे कि अब चाहे आप मुखिया बन जाओ, चाहे आप मुखिया बन जाओ। ये बेटे आजकल के प्रधान की तरह नहीं, हम बिना चुनाव कराए हम ऐसा मुखिया नहीं बनेंगे, चुनाव करवाना पड़ेगा। तो धन्यवाद देने वाले नहीं है, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। ये क्या कहते हैं कि आप चाहे हमको मुखिया बना दो, चाहे हमको मुखिया बना दो। एक अगर हमको मुखिया बनाओगे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, या इनको बनाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम सिचुएशन इसके लिए भी है, दोनों एग्री हैं कि चाहे जिसको मुखिया बना दो। अब बात तो दादाजी की समझ में आ गई कि इन दोनों में से किसी एक को मुखिया बना देंगे, चाहे जिसको बना देंगे। अब बात आती है यार, अच्छा है बताओ, जैसे मान लेते हैं कि आपके प्रधानमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री तो बन गए, अब पैसे नहीं है तो काम क्या करेंगे? खाक काम करेंगे? कुछ नहीं करेंगे ना। तो सबसे जरूरी होता है पैसा, तो पैसा कैसे आएगा? अब ए 2 में से, ये दो लोग हैं ना, इनमें से एक तो मुखिया बनाएंगे, एक लोग क्या होंगे? घर में बेरोजगार पड़े रहेंगे। तो दादाजी उनको एक सलाह देते हैं कि बेटा तुम दोनों में से ना एक को तो हम बनाएंगे मुखिया, और दूसरे का यहाँ पे कोई काम नहीं है, आपको जाना है कहाँ? पैसा कमाने के लिए, कुछ ना कुछ आपको करना है, ताकि घर परिवार भी अच्छे से चल सके। इस पर भी दोनों एग्री हैं कि ठीक है, अगर आप हमको मुखिया बनाते हो तो ये चले जाएंगे, इनको मुखिया बनाते हो तो हम चले जाएंगे पैसा कमाने के लिए। बात समझ में आ गई? अगर हम मान लेते हमने इनको मुखिया बना दिया, मुखिया, इनका नाम दे दिए थीटा। भाई मुखिया तो इनका नाम तो होगा, हमने इनका नाम दे दिया थीटा। अब इनका कोई काम नहीं, अगर इनको मुखिया बनाओगे तो इनका कोई काम नहीं। वास्तव में मुखिया वाला केस नहीं है, बट चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए कुछ ऐसा किया जाता है ना कि आप खेल खेल में मैथ को सीख जाओ यार। मैथ बोरिंग सा नहीं है, खेल खेल में आपको मैथ सिखाएंगे। आप बस बने रहिएगा, बस पूरा वीडियो देख के जाइएगा, एकदम मजा आ जाएगा, एकदम धड़ाल्ले से, एकदम जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है ना, गर्दा मचा दोगे आप, तहलका मचा दोगे। बस पूरा वीडियो देखना, बस बिना स्किप किए हुए। चलिए, अब इनको आप मुखिया बना दिए, इनका कोई काम नहीं, ये चले गए दुबई कमाने। ठीक, अब बात आई, चलो एक तो काम निपट गया। अब जो घर में छोटे छोटे चिल्ड्रंस हैं ना, ये बच्चे हैं, इनका नामकरण करते हैं। तो हुआ क्या, आर्यभट्ट जी ने अब देखा कि आर्यभट्ट जी जैसे कि त्रिकोणमिति की जो खोज हुई थी वो अपने भारत में ही हुई थी। बहुत सारे देशों में किया गया, बहुत लोग किए, लेकिन भारतीय नियम के आगे ना वो क्या थे, बिल्कुल बौना, इतना छोटे से रह गए।
इसीलिए पूरे विश्व ने ये जो भारत का नियम था, ये अपने हिंदुस्तान का नियम था, इसी नियम को उन्होंने अपनाया। तो त्रिकोणमिति की जो उत्पत्ति हुई थी ना, अपने भारत में हुई थी। अब आगे समझते हैं। तो आर्यभट्ट जी ने त्रिकोणमिति की जो खोज किए थे वो आर्यभट्ट जी का ही श्रेय जाता है। देखो काम तो सब लोग मिलके करते हैं, श्रेय आर्यभट्ट जी को जाता है। तो हुआ क्या, अब इस एंगल को मान लिए थीटा, एक काम हो गया, मुखिया बन गए, ये चले गए दुबई पैसा कमाने। अब बचे 3 भुजा। तो जैसे कि आप मान लेते भी कुर्सी पे बैठे हो या बेड पर बैठे हो, अगर आपके नीचे से बेड हटा लिया जाए तो आप कहां जाओगे, नीचे गिर जाओगे। गिरोगे कि नहीं गिरोगे, नीचे में गिर जाएंगे। तो यानी कि हम बेड पर क्या कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं। बैठे ना, बेड पर क्या कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं। तो इस भुजा का नाम दे दिया गया था आसन भुजा। अच्छा, तो थोड़ा सा देखो, मैं इस चीज को क्लास 10th में अच्छे से आपको चैप्टर नंबर 8 में अच्छे से पढ़ाए हैं। तो थोड़ा ये आसन्न भुजा और ये सम्मुख भुजा और ये कर्ण वाला कॉम्बिनेशन हटा करके सीधा में लंब, आधार और कर्ण पे आते हैं। तो देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, जो ए भुजा है, सपोज करिए एक आपका मंदिर है, एक ठो मंदिर है, बना देते हैं, मान लेते हैं भोले बाबा जी का मंदिर है, यहां पर शंकर जी बैठे हुए हैं। ये मंदिर की छत है, ऊपर वाला जो गुम्बज होता है ना, उसकी छत है। अगर इस छत को आप हटा दोगे तो मंदिर ऊपर टिका रहेगा हवा में, ये तुरंत क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। यानी कि जो पूरा का पूरा मंदिर था, ये क्या कर रहा था, इस वाली भुजा पर आसन कर रहा था, बैठा था। यानी कि ए वाली जो भुजा इस मंदिर का आधार है, पूरा मंदिर इस पे टिका है ना। अब इसी त्रिभुज में हम देखते हैं, जो भुजा आपकी ए बी है, पूरा का पूरा त्रिभुज उसी पर टिका हुआ है। अगर भुजा ए बी को आप हटाओगे तो पूरा त्रिभुज गिर जाएगा, इसलिए इस भुजा का नाम दिया गया आधार। इस भुजा का क्या नाम दिया गया, आधार। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी आप बहुत छोटा लिखते हैं, तो आज कुछ बड़ा लिखने का प्रयास करते हैं। इसका नाम दिया गया आधार। ठीक, महाभारत तो आप सब लोग ने देखा होगा, महाभारत देखे हो ना। 5 पांडव थे और जिसमें सबसे बड़े को बेटो का नाम था युधिष्ठिर। उससे बड़े भी एक लड़के थे जिनका नाम क्या था, कर्ण। तो सबसे बड़े पांडव में सबसे बड़े कौन थे, कर्ण। तो आर्यभट्ट जी को लगा कि ये सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या होती है, कर्ण होती है। समकोण में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। तो इस मतलब कि ए वाली भुजा होगी ना, तो इसका नाम क्या दिया गया, कर्ण। तो सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या दे दिया गया, कर्ण। अब आप जानते हो, अगर एक हम क्षैतिज रेखा खींचे, इस पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा इस प्रकार डालें कि 90 अंश का कोण बना दे, तो इस रेखा को हम क्या नाम देते हैं, लंब रेखा नाम देते हैं, लंब बोलते हैं ना। अब सेम कंडीशन इस पे देखो, ए बी एक आपकी क्षैतिज रेखा है और बी सी एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, और जो बी सी है ए बी पर 90 अंश का कोण बना रही है, तो इस रेखा का क्या नाम दिया गया, लंब। इस रेखा का नाम क्या दे दिया गया, लंब। चलिए इसकी इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, और आधार को बोलते हैं बेस, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ए हो गया क्लियर। अब ए क्या हो गए, नामकरण तो हो गया। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये सब क्या है, एक त्रिभुज के सदस्य हैं। त्रिभुज एक आपका घर है, घर में कुछ सदस्य हैं, तो इन सब का एक नाम भी होगा, हर सदस्य का एक नाम होगा। तो नामकरण तो हो गया। अब इनका आपस में कुछ ना कुछ संबंध भी होगा। संबंध होगा नहीं होगा, जैसे परिवार में मान लेते हैं मम्मी है, पापा है, बड़े भैया है, चाची है, छोटी दीदी है, बड़ी दीदी है, तो आपस में एक दूसरे से संबंध होता है। इनका भी आपस में एक दूसरे से संबंध था। अच्छा, तो आर्यभट्ट जी ने क्या बताया, तो मेन संबंध तो 6 होते हैं, मतलब टोटल संबंध 6 होंगे, लेकिन उसमें जो मुख्य संबंध होते हैं वो 3 संबंध होते हैं। मुख्य संबंध कितने होंगे, 3, और कुल मिला के कितने संबंध होंगे, 6। तो कौन कौन से होते हैं, चलिए मेन संबंध देखते हैं। लंब का कर्ण से एक संबंध, कर्ण का आधार से दूसरा संबंध, आधार का लंब से 3 संबंध। ये 3 संबंध हो गए, लेकिन टोटल 6 होंगे। लंब का कर्ण से एक संबंध, कर्ण का आधार लंब से दूसरा संबंध, कर्ण का आधार से तीसरा, आधार का कर्ण से चौथा संबंध, आधार का लंब से 5वां, लंब का आधार से 6वां।
बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम एक एक चीज बेसिक से सीखते हुए चलना है। तो बिना जल्दबाजी किए हुए, बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरा देखते चलिएगा। तो संबंध समझ में आ गए, क्लियर, ये संबंध हो गए। अब हम क्या करते हैं, जो त्रिकोणमिति में हम पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, वो क्या बताता है कि थीटा के सापेक्ष किन्हीं दो भुजाओं का संबंध, ये हम क्या पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में पढ़ते हैं, जिसको आप जानते थे ज को ज स्पर्श जा कोटि स्पर्श जा, उसके बाद व्यू को ज व्यू जा, ये सारे संबंध हिंदी में नाम थे जिनका नाम अंग्रेजी में दिया गया। ठीक है, साइन को साइन, टेंजेंट को टेंजेंट, सेकेंड को सेकेंड इंग्लिश में नाम आया, जिसे हम शॉर्टकट में साइन कॉस टेन सेक कॉसेक और कॉट पढ़ते हैं। तो इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप पढ़ के आए हो। नहीं पढ़ के आओ तो क्लास 10th में आपको जो चैप्टर नंबर 8 है उसको आप एक बार रिकॉल कर लेना। अब बेसिक लेवल पे मैं यहां पे आपको सीखेंगे, इतना पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना पीछे जाएंगे ना तो सिलेबस बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमको संबंध मिल गए 6, जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिनको हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात ये क्या होते हैं, 6 होंगे, साइन कॉस, थोड़ा बड़ा लिखने का प्रयास करते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, ये टोटल 6 संबंध हो गए। ये 6 संबंध करते क्या है, ये करते क्या है कि थीटा के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को परिभाषित करते हैं। चलिए देखते हैं। तो साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आप पढ़ के आए हो, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये तो हो गए 3 मेन संबंध। 3 इसी के उल्टे होते हैं। कॉट किसका उल्टा है, टेन का, क्योंकि आप जानते हो कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन टेन थीटा, यही होता है ना। तो कॉट थीटा टेन का उल्टा, इनको पलट दीजिए, ये क्या हो जाएंगे, आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार। और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। जिनको इंग्लिश में इनको क्या लिखते हैं, इंग्लिश नाम भी इनका आपको बता देते हैं। आप जानते हो लंब को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस और हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो इनको शॉर्ट फॉर्म में ना लंब को यल, कर्ण को के से डिनोट करते हैं। तो आधार को ए, कर्ण को के से, लंब को किससे, यल से, और आधार को ए से, आधार को ए से, लंब को एल से, कर्ण को के से, आधार को ए से, के अपॉन एल, ए हो गया आपका। यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हुए, जिसमें से ए 3 जो आपके लिए मेन है, बाकी ये 3 आपके क्या होंगे, उसी को उल्टा आते हैं। तो अगर इसमें हम सिर्फ यही 3 संबंध याद करके रखेंगे तो हमारा पूरा का पूरा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग निकल जाएंगे इसी 3 संबंध पर। ए आपको याद करना है। अगर ए संबंध आपको याद है, बिना इनके हम त्रिकोणमिति सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखो साइन लगाएंगे, कब लगाएंगे, अगर मान लेते हमें लंब दिया है, देखो पता करने, जैसे लंब और कर्ण, थीटा का मान हमें दिया है, लंब या कर्ण इन दोनों में से हमको रिलेशन निकालना है। जैसे मान लेते हैं कर्ण दिया है, लंब आपसे पूछ रहा है, या लंब दिया है, कर्ण पूछ रहा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, साइन का। अगर आधार दिया है, आधार या कर्ण में से इन दोनों में से कोई एक भुजा पता है और दूसरी निकालनी है तो कॉस का यूज करेंगे। लंब और आधार में अगर इन दोनों भुजाओं में से हमें एक भुजा दिया है और दूसरी भुजा निकालनी है तो टेन का यूज कर लेंगे। इन तीनों से हमारा क्या होगी, छुट्टी हो जाएगी। तो
इन तीनों को आप याद करो या ना याद करो, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ये तीन आपको याद होने चाहिए, जिनको याद करने के लिए एक तो फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि लाल बटे कक्का होता है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ए साइन कॉस टेन के लिए होता है। तो साइन थीटा में लंब बटे कितना होता है, कण, और कॉस थीटा में आधार बटे कण, और टेन थीटा में लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। हमारे गुरुजी भी ने हमको इस फार्मूले को याद करने के लिए ऐसा ही फार्मूला बताया था कि ट्रिक से आप इसको याद कर लोगे। आज मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, आप इस तरीके से आप चैप्टर 8 में आप इस चीज को पढ़ के आए हो। मैं फिर से एक बार इनको बता रहे ना, एक क्विकली रिवीजन ले रहे हैं कि फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा, चीजें हमारे सामने होंगी तो समझने में हमको क्या होगी, सुविधा होगी। तो लंब बटे कण, अगर जो यूपी सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हमें देख रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले इंग्लिश मीडियम के साथ छात्र जो हमें देख रहे हैं, उनके लिए बेटा क्या होता है, उनके लिए बोलते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसका मतलब साइन, साइन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होते हैं साइड के रेशियो। तो जल्दी से इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ताकि इनको इरेज करके अपने चैप्टर को आगे की ओर मूव करते हैं। चलिए हम इनको इरेज कर देते हैं। चलो अब सपोज करते हैं यहां पर एक आपका पेड़ है, एक पेड़ है, कला वाला तो अच्छे से आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए थोड़ा सा कलाकारी कर रहे हैं। चलो ये मान लेते हैं इसकी एक डाल है जिस पर एक चिड़िया बैठी हुई है, बन जा चिड़िया, ये मान लेते हैं इसका चिड़िया का पैर और हो गया। देखो कलाकारी तो ज़्यादा हमको आती नहीं, लेकिन फिर भी आपके लिए प्रयास कर रहे हैं कुछ बनाने का, ताकि आप अच्छे से समझ सको। अब इस पेड़ की शाखा पर एक चिड़िया बैठी हुई है, मान लेते हैं कोई प्रेक्षक है यहां पर, इस चिड़िया को देख रहा है, इस चिड़िया को देख रहा है। जैसे देखो मैं आपको भी एक चीज रियलाइज करिए, आप बुक को ऐसे जब अपने सामने लेते हो, बुक को आप रीड करते हो, तो बुक में बहुत सारे अक्षर लिखे होते हैं, लेकिन आप वन टाइम सिर्फ वन लेटर को आप रीड करते हो, मतलब वन टाइम वन वर्ड को आप रीड करोगे, मतलब एक समय आप केवल एक शब्द को पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि आप एक शब्द पर ही फोकस कर पाते हो एक टाइम, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी शब्द को देखते हो ना, तो आपके इस नेत्र से, आपकी आंख से उस शब्द पर एक किरण पड़ती है, मतलब एक रेखा होती है जो अनविजिबल लाइन होगी, जो हमें दिखाई नहीं देती, एक काल्पनिक रेखा होती है, जिस रेखा को हम क्या नाम देते हैं, दृष्ट रेखा नाम देते हैं। हम दृष्ट रेखा पढ़ेंगे कि यानी कि जो क्या करे, जिससे मान लीजिए आप कोई प्रेक्षक हो, अभी आप एक कोई प्रयोग आप कर रहे हो, अभी प्रेक्षक मैं आपको मान रहा हूं, आप किसी चीज को देख रहे हो, तो आपकी आंख से उस वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होगी ना, उसको हम क्या बोलते हैं, दृष्ट रेखा बोलते हैं। जैसे यहां देखो, मान लेते हैं कोई प्रेक्षक यहां पर है, इस चिड़िया को देख रहा है, तो इसके आंख से, मान लेते हैं यहां पर इसकी आंख है, इसकी हो गई आंख। अब इसके आंख से इस चिड़िया को जब जोड़ रहे हैं ना, तो इसके आंख से चिड़िया को मिलाने वाली रेखा, इस रेखा को नाम हम, इस रेखा को बोलते हैं दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। और इस रेखा को नाम क्या देते हैं हम, क्षैतिज रेखा। मतलब अब चलिए यहां पर होगी दृष्ट रेखा है, क्षैतिज रेखा। तो हम जरा थोड़ा पढ़ लेते हैं कि दृष्ट रेखा कहते किसको है। मैं यहां पर दृष्ट रेखा की डिफिनेशन लिख दे रहा हूं। दृष्ट रेखा तो जैसा कि देखो, दृष्ट रेखा की डिफिनेशन हमने क्या लिखा है कि प्रेक्षक की आंख द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, दृष्ट रेखा कहते हैं। अब प्रेक्षक है, एक किसी वस्तु को देख रहा है,
तो इस प्रेक्षक की आंख से इस वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होगी, इस रेखा को हम क्या नाम देते हैं? दृष्ट रेखा नाम देते हैं। ठीक है। अब क्षैतिज रेखा क्या होती है? क्षैतिज रेखा कि वह रेखा जो प्रेक्षक की आंख से सीधे भूमि के समांतर होती है, उस रेखा को हम क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। यानी कि देखो, ए प्रेक्षक की आंख हो गई, ए मान लेते हैं भी भूमि था, तो इस फिगर में आपको ये चीजें थोड़ा कम समझ में आ रही होंगी। मैं एक दूसरा फिगर बना के आपको यहां पे समझा देता हूं। चलिए, जैसे सपोज करते हैं कि मान लेते हैं भी एक लड़का यहां पे खड़ा हुआ है और एक कोई मान लेते हैं एक घर है। चलिए, ये मान लेते हैं एक लड़का यहां पे खड़ा हुआ है। ए इसकी क्या हो गई? दो मस्त मस्त दो नयन हो गए इसके। और ये लड़का क्या कर रहा है? इसकी छत को देख रहा है, इसकी छत को देख रहा है। ठीक है। ये लड़का जो है इसके शिखर को देख रहा है, इस भवन के शिखर को देख रहा है। तो इसके आंख से इसके शिखर को जोड़ने वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। ठीक। ये प्रेक्षक की आंख है, प्रेक्षक की आंख से भूमि के समांतर इस रेखा को हम क्या नाम देते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। यानी कि प्रेक्षक की आंख से भूमि के समांतर रेखा को क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। और प्रेक्षक की आंख से और इस भवन के शिखर को जोड़ने वाली रेखा को क्या नाम देते हैं? दृष्ट रेखा नाम देते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको अच्छे से समझना चाहिए कि दृष्ट रेखा क्षैतिज रेखा बनेगी कहां पर बनेगी। तो हमेशा प्रेक्षक की आंख से और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे? दृष्ट रेखा बोलेंगे। और प्रेक्षक की आंख के समान, प्रेक्षक की आंख से भूमि के समांतर, ये मान लेते हैं मैं खड़ा हूं, मेरी आंख ए हो गई, ठीक, और नीचे भूमि हो गया, तो यहां से निकलने वाली काल्पनिक रेखा जो होगी ए वाली भूमि के समांतर है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? क्षैतिज रेखा। और मैं किसी वस्तु को देख रहा हूं ऐसे करके, मान लेते ऐसे करके मैं देख रहा हूं, तो मेरे आंख से उस वस्तु को जोड़ने वाली रेखा क्या होगी? दृष्ट रेखा होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि चलो ठीक है, आप एक बुर्ज खलीफा पर आप खड़े हो। ये हो गया आपका बुर्ज खलीफा। मान लेते हैं हम बनाते हैं त्रिकोणाकार का, इसे बन जाता है ऊपर त्रिभुज के आकार का। मान लेते हैं आपका बुर्ज खलीफा है। वाकई में तो बुर्ज खलीफा हम फोटो में देखे, रियल तो देखे नहीं, ऐसा बना देते हैं। अब मान लेते हैं यहां पर कोई लड़का यहां पर खड़ा है, स्टैंड मैन है जो यहां पर खड़ा हुआ है, स्टंट कर रहा है अपना। और मान लेते हैं यहां से एक हाईवे रोड जा रही है, हाईवे रोड है, इस पर एक 4 व्हीलर खड़ी है। मान लेते हैं 4 व्हीलर खड़ी है। ये लड़का इस 4 व्हीलर को देख रहा है, ये लड़का इस 4 व्हीलर को देख रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसके आंख से इस वस्तु को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। ठीक। इस रेखा को क्या बोलेंगे? देखो, प्रेक्षक की आंख से वस्तु को जोड़ने वाली रेखा को हम क्या नाम देते हैं? दृष्ट रेखा। इसका नाम हमने क्या दिया? दृष्ट रेखा। अब देखो, प्रेक्षक की आंख हो गई ए और क्या हो गया? भूमि। तो भूमि के समांतर इस रेखा को हम क्या नाम देंगे? क्षैतिज रेखा। ठीक है, अभी एंगल हटा देते हैं। बात समझ में आ गया? अब जरा इस केस में देखो कि प्रेक्षक की आंख और क्षैतिज रेखा के मध्य कुछ कोण बन रहा है। मान लेते हैं कोण थीटा है। और यहां फिर हम देख रहे हैं कि प्रेक्षक की आंख और क्षैतिज रेखा के मध्य एक कोण बन रहा है। एक कोण कितना है? थीटा है। क्लियर? अब इस कोण के बारे में पढ़ते हैं। तो कोण के बारे में पढ़ने से पहले ना आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि यहां पे मिटा करके, क्योंकि अब इसको इरेज करके हम यहां पे दूसरे कोण की डिफिनेशन लिख देंगे। इसको आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम पढ़ते हैं। चलिए, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अब चलिए, अब जरा हम देखते हैं। तो यहां पर भी कोण बन रहा है, यहां पर भी कोण बन रहा है। अब इन कोण का नाम क्या होगा? इन कोण को नाम हम क्या देंगे? तो इस कोण का नाम देते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। और इस कोण का नाम देते हैं हम अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण।
देखो, जो एक बात आप नोट जान लीजिए, कुछ बातें हैं जिनको आपको जानना है, जैसे कि जो भी अवनमन कोण या उन्नयन कोण, इनका नाम हम कैसे दिए। देखो, उन्नयन, उ मतलब क्या हो गया, ऊंचा हो नयन जिसका। अगर मान लेते भी आसमान में एक जहाज उड़ रही है, मैं कहूं बालक आप आसमान में एक जहाज उड़ रही है उसको देखो, तो आप कैसे देखोगे, ऐसे देखोगे, आप कैसे देखोगे, ऐसे देखोगे ना, ऐसे देखोगे। तो आप क्या करो, अपने नयन को ऊंचा कर रहे हो, तो यहां पर जो आपकी दृष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा के जो मध्य कोण बनेगा, उस कोण को हम क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। यानी कि अगर हमारा वस्तु जो है वो क्या है, क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थित है। मान लेते हैं ये मैं खड़ा हूं, मेरी आंख से एक रेखा निकल रही है, ये रेखा क्या होगी, क्षैतिज रेखा, आपको दिखाई दे रही होगी, मेरी आंख से निकल के आपकी आंख में लग रही होगी। ठीक है, तो एक रेखा ऐसे निकल रही है। अब ए मेरी हो गई दृष्ट रेखा, ये सीधी रेखा जो है भूमि के समांतर, एक मेरी आंख से एक रेखा निकल रही है, हो गई दृष्ट रेखा। अब आसमान में एक जहाज उड़ रही है जिसे हमें देखना है, तो हम क्या करेंगे, सिर को नीचे करेंगे या ऊपर करेंगे, बोलोगे सर जी ऊपर करेंगे, तो सिर को ऐसे ऊपर किए, तो हम मान लेते हैं जहाज को देख रहे हैं, तो हमारी आंख से उस जहाज को जोड़ने के लिए एक रेखा है, इस रेखा को हमने क्या नाम दिया, दृष्ट रेखा। अब ए रेखा होगी मेरी क्षैतिज रेखा, तो क्षैतिज रेखा दृष्ट रेखा के मध्य जो कोण बनेगा उस कोण को हम क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। कब बोलेंगे, जब वस्तु जो हो हमारी वो प्रेक्षक की आंख से, यानी कि जो क्षैतिज रेखा है उससे क्या हो, ऊपर स्थित हो। तो जब कोई वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थित होती है तो उस स्थिति में क्षैतिज रेखा और दृष्ट रेखा के मध्य जो कोण बनता है उस कोण को हम बोलते हैं उन्नयन कोण। क्लियर। यानी कि अगर कोई कोण हमारा, अगर कोई वस्तु, मान लेते यहां पर हमको शिखर को देखना है, ये मेरी क्षैतिज रेखा है, तो इसका शिखर मेरे क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थित है ना बाबू, तो अब इसको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिर को उठाना पड़ेगा। तो इस स्थिति में क्षैतिज रेखा और दृष्ट रेखा के मध्य जो कोण बनता है उस कोण का नाम देते हैं हम उन्नयन कोण। बात समझ में आ गया। अब इधर देख लेते हैं, मान लेते हैं कि आप बुर्ज खलीफा के शिखर पे खड़े हो, नीचे से आपका दोस्त कह रहा है हे हेलो, आपको देखना, तो आप कैसे देखोगे उसको। मान लेते हैं आपको रिप्लाई देना है, तो आप सपोज करना ये बुर्ज खलीफा का टावर है। सर जी आप बार बार बुर्ज खलीफा का काहे नाम लेते हो। मान लेते हैं अपना इंडिया गेट हो गया, इंडिया गेट के आप टॉप शिखर पे खड़े हो और नीचे से आपको कोई दोस्त कहे हे राम हेलो, तो आप उसको कैसे रिप्लाई दोगे, कहां हो तुम, दिखाई नहीं दे रहे हो यार, आवाज तो सुनाई दे रहा लेकिन लड़का दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे ढूंढोगे आप आसमान में, ऐसे नहीं ढूंढोगे। आप कैसे ढूंढो, आप नीचे देखोगे ना, नीचे नीचे। अब आप ऐसे खड़े थे, ये आपकी थी क्षैतिज रेखा, ढूंढ कहां रहे हो आप, नीचे। यानी कि आपका जो नयन था वो क्या हो गया, अवनमन, मतलब नमन मतलब नीचे, नीचे हुआ ना। तो इस स्थिति में ये हो गई आपकी क्षैतिज रेखा। मान लेते हैं इंडिया गेट पे हम खड़े हैं अभी, और ये हमारी हो गई क्षैतिज रेखा। अब यहां से हम वस्तु को ऐसे देख रहे हैं नीचे, ये हो गई हमारी दृष्ट रेखा। देखना, ये है क्षैतिज रेखा और ये हो गई दृष्ट रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्ट रेखा के मध्य जो कोण बन रहा है, इस कोण को नाम हम क्या देंगे, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों कोण क्या होते हैं, हमेशा क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के मध्य बनते हैं, सॉरी क्षैतिज रेखा और दृष्ट रेखा के मध्य बनते हैं। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो भी उन्नयन कोण हो या अवनमन कोण हो, दोनों कोण क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के मध्य बनते हैं। बात समझ में आ गया। एक चीज जरा समझो, हमने आपको जरा हम आपको क्या करते हैं ना, उन्नयन कोण और अवनमन कोण में कुछ रिलेशन बता देते हैं, जरा समझना। मान लेते हैं इसको भी यहां से गैप कर रहे हैं, इनको यहां से मैं जोड़ दे रहा हूं इससे, ये मान लेते हैं एक पॉइंट ले लिया हमने, ये आप खड़े हो, उतना ऊपर देखे ना आप चूंटी के समान से धरती पर रेंगते हुए नजर आओगे, तो ये क्या होगा, इसको बिंदु मान लीजिए, यहां पर आप खड़े हो, ये आपका दोस्त है जो इंडिया गेट पर खड़ा हुआ है, इंडिया गेट हो गया, इस पर खड़ा है, उसने आपको देखा, ये आप हो, यहां पे कोण बन गया अवनमन कोण। तो यार हमने एक चीज आपको बताई, जरा आप गौर करना कि क्षैतिज रेखा क्या होती थी, भूमि के समांतर, यानी कि ए रेखा इसके क्या है, समांतर है। तो आप कहोगे वो तेरी, तो इसके लिए हम तो एक टॉपिक पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हो, अगर दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, मतलब टू पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगी, तो भैया ए वाला कोण और ए वाला कोण कैसा कोण होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण, जिनका मान क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि जो ए वाला कोण होगा थीटा का मान, वही क्या होगा,
इसका मान होगा। ये चीज आप दिमाग में बैठा लो। बात समझ में आ गया? जैसे मान लेते हैं, अभी मान लेते हैं हमको इसकी हाइट दे, मान लेते हैं हम यहां से यहां दूरी बता दी भैया हम 10 मीटर दूर हैं, इस इंडिया गेट से 10 मीटर दूर हैं, तुम हमें देख रहे हो। अब हमें क्या करनी है, इस इंडिया गेट की ऊंचाई निकालनी है लड़के सहित लेकर के। तो मतलब हमें ये ऊंचाई बतानी है। तो गुरुजी चलो ठीक है, हमें लंब तो पता है, आधार पता है, लंब हमसे पूछ रहा है तो लंब आधार tan थीटा लगाएंगे, लेकिन थीटा तो हमारा यहां है ना, थीटा के सामने भुजा लंब, लंब इधर कहां है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दे रहा है ना। तो करेंगे क्या करेंगे, इनका क्या होता है, संबंध होता है। उन्नयन कोण अवनमन कोण का संबंध ए होगा। अब जैसे मान लेते हैं यहां से कोई वस्तु है, अब इसको आप यहां देखोगे तो क्या होगा, उन्नयन कोण। मान लेते हैं अगर यहां पे कोई परीक्षक है, तुमको देख रहा, मतलब यहां पे आप खड़े हो, आप अपने दोस्त को देख रहे हो ना, यहां पे मान लेते हैं आप खड़े हो, ये आप हो, आप अपने दोस्त को देख रहे हो, तो ये तो क्षैतिज रेखा हो गई, ये आपकी दृष्ट रेखा हो गई। इस स्थिति में बन रहा है कोण क्या, उन्नयन कोण। और यहां से आपका दोस्त आपको देख रहा है तो क्या होगा, अवनमन कोण। तो इस स्थिति में उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। ये आप जानते रहना, जो कोण यहां थीटा होगा वही कोण हम थीटा यहां पे लेते हैं, और उन्नयन कोण तो आपको सिंपल दिया ही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण की परिभाषा भी समझ में आ गई होगी। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं कि अगर कोई वस्तु हमारे दृष्ट रेखा से ऊपर स्थित है तो उस स्थिति में दृष्ट रेखा, जब कोई वस्तु हमारी क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थित होगी तो उस स्थिति में क्षैतिज रेखा और दृष्ट रेखा के मध्य बना कोण क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। अगर कोई वस्तु हमारी दृष्ट रेखा से नीचे स्थित, क्षैतिज रेखा से नीचे स्थित है तो इस स्थिति में दृष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बना कोण हमारा क्या होगा, अवनमन कोण होगा। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? इतना जान लिए ना, सब चीज जान लिए, समझ लो आप पारंगत हो जाओगे, इतना जान लिए तो। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं इनको इरेज करता हूं, उसके बाद इसमें आपको एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे एक आध दो क्वेश्चन करा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हम इनका यूज कैसे करेंगे, चलो हम यहां पे क्वेश्चन लिख देते हैं। तो क्वेश्चन लिखते समय मैं वीडियो को स्किप कर देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन लिखने आप क्या देखोगे, क्वेश्चन आपके सामने होगा तो क्वेश्चन लिखने में जो टाइम वेस्ट होगा वो भी बचेगा यार। चलिए चलो, तो एकदम आसानी के साथ क्वेश्चन करेंगे, आराम से करेंगे, एकदम आपको समझ में आएगा, बस ध्यान से समझिएगा। कह रहा है एक खंभे की ऊंचाई 300√3 मीटर है, हमें खंभे की ऊंचाई दे दिया जाए। आप दिमाग लगाते रहना क्या क्या दिया है आपको। बोला है एक खंभा जिसकी ऊंचाई 300√3 मीटर है। आगे खंभे के पाद से 300 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? चलो बताते हैं। सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना, जितने भी इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे सबसे पहले आप इनका एक ग्राफ बनाया करो। बिना चित्र बनाए आप इन क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे, ठीक? तो सबसे पहले चित्र बनाना, इनका आलेख बनाना। अगर आप इनका ग्राफ बना ले गए तो 60% क्वेश्चन आपका वहीं सॉल्व हो गया, 40% क्वेश्चन आपके कैलकुलेशन पर टिकता है। चलिए देखते हैं। अब मान लेते हैं, बोल रहा है एक खंबा है, मान लेते हैं आपका खंबा हो गया जिसकी ऊंचाई कितना हो गया आपका 300√3 मीटर, ये दे दिया जिसकी ऊंचाई हो गई। कह रहा अब इसके पाद बिंदु से 300 मीटर दूर, 300 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु है। बोला क्या कि 300 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु है। अब इस बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब इस बिंदु से आप इसके शिखर को देख रहे हो, ये आपकी दृष्टि रेखा हो गई। तो शिखर का उन्नयन कोण कितना अंश का है, तो हमें क्या करना है, थीटा, यही बताना है, यही बताना है। तो हम क्या करते हैं, ये चीज तो हमारा ग्राफ बन गया। अब इनको हम क्या करते हैं, एक नाम दे देते हैं ABC, इनको यहां पर लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम, देखो एक खंबा था ना, खंबा को हमने क्या मान लिया, AB, तो हम यहां पे लिखेंगे माना AB एक खंबा है, AB एक खंबा है जिसकी ऊंचाई 300√3 मीटर है। और इसको तथा C एक बिंदु है जो खंभे के
पाद बिंदु से 300 मीटर दूर स्थित है। चलिए, ये समझ में आ गया। हमने क्या लिखा कि माना ए बी एक खंबा है जिसकी ऊंचाई 300√3 मीटर है तथा खंबे के पाद बिंदु से 300 मीटर की दूरी पर एक बिंदु सी है। ठीक है, इतना हमने लिखा, जो चीज हमें इस ग्राफ में बनी हुई दिखाई दे रही है। अब जरा आप सोचो, आपको दिया क्या क्या है। आप बोलोगे सर जी ए दिया है, मतलब समकोण त्रिभुज में लंब पता है और क्या पता है, आधार पता है, थीटा निकालना है। तो लंब आधार याद करो किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं, तो tan थीटा में आते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, लंब बटे आधार। यही फार्मूला जानते हो। अब tan थीटा तो हमें पता नहीं है, लंब हमारा क्या है ए बी, लंब हो गया ए बी, और आधार कितना हो गया आपका बी सी। tan थीटा इक्वल टू, चलो ए बी क्या होगा, खंभे की ऊंचाई हमें दिया है कितना हो गया आपका 300√3 मीटर, और बटे बीसी क्या हो गया आपका, बीसी की दूरी कितनी होगी आपकी 300 मीटर, और मीटर लिखने की जरूरत नहीं है 300। अब देखो 300 से 300 कट जाएगा, बचेगा कितना आपका tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका √3। अब tan में √3 कितने का मान है, बोलोगे सर जी tan थीटा बराबर tan 60 का मान। अब tan छोड़ दीजिए, थीटा बराबर कितना हो गया आपका 60 अंश, यानी कि जो एंगल होगा कितना होगा 60। ये कितना आ गया आपका आंसर आ गया। कितना आसान सा क्वेश्चन है। इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे। तो कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एकदम धड़ल्ले से पूरा गर्दा मचा देंगे। सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। बस आप इस वीडियो को थोड़ा सा, अगर आपको जो भी टॉपिक ना समझ में आया हो एक बार और देख लेना, 100% आपको समझ में आ जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए ना यार, हम हैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में इसकी एक्सरसाइज लेकर के। तब तक के वीडियो को लाइक शेयर करते रहो, दबा के अपने दोस्तों में शेयर करते रहो, क्योंकि अब सूरज सर आपके लिए डेली वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं। तो मिलते हैं कल के